आ गए सभी लोग, क्लास स्टार्ट होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन लोगों को नई लाइव क्लास लेना है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे भी चलें। ठीक है, लाइव क्लास के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हिमालयन सिविल सर्विस के नाम से हैं, जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आप देखते हैं, चलो पढ़ते हैं अपन उत्तर वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल का बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुआ है जो उत्तर वैदिक काल से पूर्व वैदिक काल में से। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1000 BC के समय, BC के आसपास लोहे की खोज होने लगी। लोहे की खोज हो गई, कब हुई थी? 1000 BC के आसपास, यानी BC को बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, लोहे की खोज होने से संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित हुआ है, परिवर्तन हुआ है संपूर्ण व्यवस्था पर, क्योंकि लोहे की खोज होने से संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभावित हो गया। ठीक है, फिर वहाँ के लोग आर्य कौन थे? आर्य लोग रहते थे। उसमें क्या हुआ? राजा क्या करते थे? राजा को कबीला बोलते। ठीक है, राज नहीं, ये राजनीतिक है। ये राजनीतिक है। राजनीतिक, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन चीज़ों पर पूर्ण निर्भर रहते थे लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजनीतिक जीवन से। राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पूर्व वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ, पूर्व वैदिक काल से क्या परिवर्तन हुआ है, किसमें? राजनीतिक जीवन में। पहले देखते हैं, जन का आकार बड़ा हो गया। जन का आकार, यानी कि जन को आपको हमने बताया था पूर्व वैदिक काल में जन को बोलते हैं अपन कुल, यानी कि जन को एक कबीला बोला जाता है। जन यानी कि कबीला होता है, यानी कि एक कबीले का एक राजा होता था। ठीक है, उसको बोलते हैं जन। जन का आकार बड़ा हो गया, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में इतना जन का आकार बड़ा नहीं था। छोटे गांव लोग कम रहते थे लोग, अब इनकी संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि आकार भी बड़ा हो गया। जन को कबीले को राजा कहते, एक राजा होता था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? भारत में, यानी कि यार अपने देश में कुरु से, अपना पहले भारत था, भारत से कुरु से पुरु, फिर जनपद से महाजनपद, ऐसे बनते चले गए, क्योंकि परिवर्तन होने लगे। ठीक है, फिर क्या आगे परिवर्तन हुआ, किसमें हुआ था? राजा का महत्व और शक्ति में वृद्धि होने लगी। राजा की महत्व में, यानी राजा का महत्व जानने लगे थे। राजा का महत्व यानी कि जानते थे, पहले राजा का कोई इतना महत्व नहीं था। तो ठीक है, फिर राजा का महत्व जानने लगे और शक्ति में वृद्धि होने लगी। शक्ति में ऐसे वृद्धि होने लगी क्योंकि 1000 BC के समथिंग खोज किसकी हुई थी? लोहे की खोज होने लगी। लोहे की खोज होने से राजा के आर्थिक शक्ति में वृद्धि होने लगी। शक्ति वृद्धि जैसे शक्ति के अपने राजा सारी चीजें लोहे के कारण होने लगे, तो इसकी शक्ति में वृद्धि हो गई। ठीक है, हल मिलने लगी चल के पद, यानी कि राजा का पद एक निर्धारित कर दिया गया था कि राजा का कोई वंशज जो भी होगा वही राजा बनेगा। पहले पूर्व वैदिक काल में क्या था? राजा कोई भी बन सकता था। ठीक है, कबीले का एक राजा होता था जो योग्यता के अनुसार बनता था। फिर क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल में राजा का पद का निर्धारित कर दिया गया था, क्योंकि राजा का वंशज ही राजा बनेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या और परिवर्तन हुआ। क्या? राजा का अधिकार बढ़ने की सभा, यानी कि राजा का अधिकार भी बढ़ गया था। पहले राजा का अधिकार नहीं लोग मानते थे। अब फिर क्या? राजा का महत्व पूर्व वैदिक काल में से उत्तर वैदिक काल राजा का महत्व बढ़ गया और सभा में भी महत्व बढ़ गया। यानी कि सभा जैसे मीटिंग वगैरह होती थी राजा की, जैसे मंत्री वगैरह, सैनिक वाले सेनापति होते हैं, जो भी होती थी, उसमें राजा का अधिकार भी बढ़ गया, क्योंकि राजा का जो भी कहता फैसला लेता था वो मानना पड़ता था। ठीक है, अधिकार बढ़ा। समति का महत्व कम हो गया। समति का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि पूर्व वैदिक काल में समति का महत्व सबसे ज़्यादा था। समति का मतलब ये, जैसे किसी गांव के यानी ग्रामवासियों की जो भी समस्या होती थी वो आपस में सुलझाते थे और राजा से डिस्कस करते थे, यानी कि राजा चर्चा करके सभी मिलकर ही निर्णय लेते थे, अकेले कोई निर्णय नहीं लेता था। ठीक है, राजा भी काम महत्व होने लगा, कम हो गया इसलिए। ठीक है,
और राजा का जो भी अधिकार था खुद फैसले लेने लगा। राजा किसी से परमिशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, किसी से सलाह नहीं लेता था। पूर्व वैदिक काल में बिना सलाह लिए फैसला नहीं लिया करते थे राजा। अब उत्तर वैदिक काल में राजा बिना सलाह के ही अपने फैसले खुद निर्णय लेने लगा। इस राजा में सम्मति बढ़ गई। फिर रत्नियों की संख्या बढ़ गई। रत्नियों की संख्या पूर्व वैदिक काल में 7 बताई थी और उत्तर वैदिक काल में कितनी हो गई? 17 हो गई। रत्नियों को हमने बताया था, रत्नियों के सेनानी, सेनापति, मंत्री, पुरोहित वर्ग के लोग जो पुरोहित होते थे राजा के, तो उन्हें बोलते थे रत्नियाँ। ठीक है, अगला क्या है? कर व्यवस्था का विस्तार होने लगा। कर व्यवस्था का विस्तार होने लगा क्योंकि कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि टैक्स अनिवार्य, टैक्स चालू कर दिया था। राजा को टैक्स दिया जाता था। कौन देते थे? ग्रामवासी, प्रजा देती थी। ठीक है, अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर दिया गया था। पहले पूर्व वैदिक काल में क्या था कि स्वेच्छा कर जो भी टैक्स दिया जाता था वो अपनी इच्छा अनुसार ही दिया जाता था। बट क्या हुआ था फिर उत्तर वैदिक काल में नियमित कर दिया गया कि राजा को टैक्स देना है। ठीक है, फिर अगला क्या हुआ? सेना एवं न्याय में अभी पूर्व स्थायी नहीं था, यानी कि सेना का जो भी न्याय एवं सेना एवं न्याय स्थायी रूप से पूर्ण नहीं थी, क्योंकि सेना पहले भी राजा के जो युद्ध वगैरह होते थे राजा के साथ जाते थे। फिर सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। फिर अपने घर में रह के ही ना कोई पहरा देते थे, ना सेना की कुछ वृद्धि नहीं हुई। और से न्याय भी, और वो न्याय भी क्या था कि लोग वहाँ अपने ग्रामवासियों को न्याय जो भी होता था आपस में झगड़ा वगैरह कुछ भी होता था वो खुद निपटाते थे। राजा की परमिशन में नहीं लेने की जरूरत पड़ती थी, राजा खुद अपनी फैसले लेते थे। ठीक है, ये स्थायी नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये हो गया अपना राजनीतिक जीवन। अपन देखते हैं अब सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में क्या महत्वाकांक्षा थी? सामाजिक जीवन में परिवार, देखो परिवार से क्या बना? ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जनपद। ग्राम मतलब कुछ परिवारों को मिलकर ग्राम बनता है और विश्व मिलता है। कई ग्रामों से अनेक ग्रामों से मिलकर ही विश्व बनता है। फिर क्या हुआ? जन से जनपद क्या कहते हैं, यानी कई ग्रामों को मिलकर ही जनपद बनता है। फिर ऐसी आकार और बढ़ते चले जाते हैं, ग्राम बढ़ते जाते हैं 200। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश, शूद्र, यानी कि उसमें कौन कौन से लोग थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र थे, यानी कि 4 वर्ग के लोग रहते थे। 4 वर्ग के लोग, यानी कि व्यवस्था का जन्म आधारित कर दिया था, यानी कि जो लोगों को जन्म का आधारित था वो आधारित व्यवस्था कर दिया था। यानी कि कैसा कर दिया था कि पूर्व वैदिक काल में जो भी जन्म लेता था उसकी योग्यता के अनुसार ही उनको वर्ण दिया जाता था। जैसे कोई किसी के पढ़ने में इच्छा है तो वो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग बनेगा रहेगा, जैसे क्षत्रिय यानी लड़ाई योद्धा बनेगा, जो भी जैसी इच्छा यानी अपने कर्मों के आधार पर ही उनकी योग्यता के अनुसार ही वर्ग दिया जाता था। ठीक है, फिर इसमें क्या कर दिया था? उत्तर वैदिक में चेंजेस क्या आया? तो उत्तर वैदिक काल में चेंजेस ये आया क्योंकि ब्राह्मण का जो भी वंश, ब्राह्मण कुल में जो जन्म पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, जो क्षत्रिय वंश में पैदा होगा वो क्षत्रिय रहेगा, और इसी तरीके से वंशज में इनमें जो पैदा होगा वो वंशज रहेगा, और सूत्र में जो पैदा होगा वो सूत्र ही रहेगा। और इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, इन सूत्रों को इनकी सेवा के लिए रखा गया, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या है? सूत्र। ठीक है, फिर क्या हुआ? आगे चल के क्या परिवर्तन हुआ कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में पहला क्या हुआ था? आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की कोई शुरुआत नहीं थी, ना शिक्षा। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में आश्रम की व्यवस्था शुरुआत कर दी गई थी। कैसे? शुरुआत में आश्रम व्यवस्था क्या होती है? जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार हैं। ब्रह्मचर्य की आयु 0 से 25 वर्ष की आयु होती थी, और गृहस्थ की 25 से 50, वानप्रस्थ की 50 से 75 वर्ष, और संन्यास की 75 से 100 वर्ष। इनका कार्य ये था कि ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष के जो लोग होते थे, जो स्टार्टिंग लोग होते थे, वो उनका काम था कि आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा का ग्रहण करें और अपने धर्म का पालन करने के ही योग्य माने जाते थे, यानी कि पढ़ने का कार्य करते थे 0 से 25 वर्ष आश्रम में रहकर अपने घर को छोड़कर। फिर क्या हुआ? फिर 25 वर्ष के बाद गृहस्थ हो गए, उनकी शादी वगैरह हो जाती है। फिर अपने परिवार को देखभाल के लिए, आगे वंशज बढ़ाने के लिए उसकी वो करते हैं। ठीक है,
फिर वानप्रस्थ स्टार्ट हुआ। वानप्रस्थ की उम्र यानी कि 50 से 75। वानप्रस्थ का योगदान था ब्रह्मचर्य को पढ़ाने का कार्य। जो ब्रह्मचर्य को पढ़ाने का कार्य करते थे उसकी किसका काम था? वानप्रस्थ में, जो वन में रहकर आश्रम में रहकर लोगों को पढ़ाना, शिक्षा का ग्रहण कराना। फिर क्या हुआ? संन्यास। संन्यास का कार्य क्या था कि 75 से 100 वर्ष की आयु में जो हो जाते हैं लोग, तो उनका कार्य ये था संन्यास का कि घर और द्वार आश्रम सभी छोड़कर एकांत में होकर भगवान की भक्ति में लीन होना। ठीक है, इनका ये कार्य था। फिर सबसे ज़्यादा गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। सबसे कौन सा? गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष की आयु में है। ठीक है, अगला क्या है? स्त्री की स्थिति गिर गई थी। किसकी? स्त्रियों की स्थिति गिर गई थी। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति गिर गई थी पूर्व वैदिक काल में। क्या स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी? क्योंकि वहाँ पर लोग पहले स्त्रियों को अच्छे से योगदान दिया करते थे, यानी कि हर चीज़ में उनका भाग होता था, सम्मिलित किया जाता था। सभा में, मीटिंग वगैरह जो भी होता है, वो फैसले होते थे, स्त्रियों की योग्यता मान रखा जाता, स्त्रियों को शामिल किया जाता था। फिर उत्तर वैदिक काल में ये आया कि स्त्रियों की स्थिति गिरा दी गई थी। क्योंकि जो मैत्री वंश के जो ब्राह्मण लोग थे, वर्गीय, जो उनका कहना, पुरोहित वर्ग के लोग, ये मैत्री, ये क्या है? महिलाएं हैं, महिलाओं का नाम है मैत्री गार्गी कात्यायनी। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति इसलिए गिर गई थी क्योंकि ब्राह्मण जो भी होते थे, पुरोहित वर्ग के लोग, उनका मानना था कि स्त्रियां के एक जुआ और शराब मदिरा की तरह ही स्त्रियों का वो मन होता है। इसलिए किसी भी भाग में, यानी किसी भी समारोह में उसको स्त्रियों का सम्मिलित ना होना ठीक समझते थे। इसलिए स्त्रियों की स्थिति गिर गई। फिर क्या हुआ? आगे चल के समति के विरुद्ध भागीदारी नहीं रही। स्त्रियों की समति में किसी भी भाग में भाग नहीं ले सकती थी स्त्रियां, उनकी स्थिति गिर गई थी। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ? दहेज प्रथा की शुरुआत होने लगी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मैत्री गार्गी कात्यायनी, ये महिलाओं के नाम है, ये इन वर्ग की महिलाएं होती थीं उत्तर वैदिक काल में। फिर क्या हुआ था? भोजन में शाकाहारी मांसाहारी होते थे लोग। मनोरंजन के लिए अपने संगीत, जुआ, मदिरा पान जो भी करते थे वो होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इन दोनों विवाहों का उत्तर वैदिक काल में सबसे माना जाता था। और पूर्व वैदिक काल हमने बताए थे 7 विवाहों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि सबसे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता क्या है। अनुलोम विवाह क्या होता था? स्त्री ऊंचे वर्ग के लोगों की शादी, स्त्रियां जो ऊंचे वर्ग के पुरुषों के साथ शादी करती हैं उनको अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह जो पुरुष नीचे वर्ग की स्थितियों के साथ, जो पुरुष है ना वो ऊंचे स्त्री वर्ग के लोगों के साथ शादी करते हैं, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? फिर ये होगी अपनी सामाजिक जीवन, ये आर्थिक राजनीतिक जीवन होगी। अब दो अपने जीवन बने हैं, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में क्या चेंजेस आए हैं उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल से। देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। आर्थिक जीवन में क्या हुआ था कि आर्थिक जीवन अच्छी हो गई थी। प्रमुख व्यवस्था क्या हो गई थी? कृषि और लोहा, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, इसलिए लोहे की प्रमुख आर्थिक स्थिति अच्छी थी लोहे की। और कृषि का पालन होने लगा था, अच्छा होने लगा था पहले से। पूर्व वैदिक काल से गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा खेती होने लगी थी कृषि में। ठीक है, इसलिए चेंजेस आ गए थे। कटक संहिता में 24 बैलों वाला का हल का वर्णन मिला है। उत्तर वैदिक काल में क्या है? कटक संहिता में 24 बैलों वाला का हल मिला है। बैल हल किस प्रकार के थे? क्योंकि महाभारत के समय कृष्ण के भाई बलदाऊ के उनका हथियार था, इसलिए तो स्वाभाविक है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हल का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? दूसरा प्रमुख था पशुपालन। जो पशुपालन यानी कार्य मानते थे लोग वहाँ पे, आर्थिक जीवन जिसका पशुपालन होता था वही कार्य था उनका। ठीक है, अधिविशेष क्या था कि पशुपालन जिसके मतलब पशुपालन ये होता है कि जैसे जिसके पास जितनी गाय होंगी वही धनवान व्यक्ति होगा।
सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या पैसों से कोई नहीं, तब सिक्का भी नहीं चलते थे, कुछ नहीं चलता, सिर्फ जिसके पास जो जितनी गाय होती थी वो ही उतने ही धनवान व्यक्ति माना जाता था। फिर आगे चल के क्या उद्योग में व्यापार में विकास होने लगा, क्योंकि कृषि में अच्छी खेती होने लगी, लोहे की खोज हो गई थी, पशुपालन अच्छे होने लगे लोग रखने लगे थे, इसलिए व्यापार स्थिति हो गई थी। फिर क्या हुआ, विदेशी व्यापार का वर्णन भी मिला है इसमें उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है, फिर आगे चल के सिक्कों का प्रचलन नहीं था इसमें। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगर का विकास नगर का विकास स्वाभाविक मान है, क्योंकि होने लगेगा विकास, क्योंकि कृषि अच्छी होने लगी, लोहे की खोज हो गई थी, इन चीज़ों से आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और नगर का विकास होने लगा। आगे चलते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में लोग क्या मानते थे कि धार्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा यज्ञ कर्म कुंड का महत्व बड़ा रखते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर था इस धार्मिक जीवन में। ब्राह्मण और क्षत्रियों का सिर्फ प्रमुख देवता थे प्रजापति को सर्जन के देवता, यानी कि जो कौन कौन से देवता थे, विष्णु थे पोषण एवं रक्षा के देवता, रुद्र थे पशुओं के देवता, वरुण थे जल देवता, पूजनीय होते सूत्रों के देवता, राजसूत्र यज्ञ होते थे, राजसूत्र योग होता प्रतिष्ठा हेतु के लिए। ठीक है, फिर वाजपेय यंत्र होता था शक्ति प्रतिज्ञा के लिए, यानी कि जिसके साथ वाजपेय यज्ञ जो भी कराता था यहाँ अपनी शक्ति को दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ कराता था। अश्वमेघ यज्ञ राज्य का विस्तार अश्वमेघ का मतलब घोड़े की बलि। ठीक है, राज्य का विस्तार होता था, राज्य का विस्तार होने के बाद यानी कि घोड़े को 4 दिन के लिए छोड़ा जाता था, उसके सैनिक आसपास रहते थे, जो भी उस घोड़े को पकड़ता है उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ये इसकी अश्वमेघ का यज्ञ का वो था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या हुआ था, जैसे कोई पकड़ लेता उसमें विजय हो जाता था, फिर क्या उस घोड़े की बलि दी जाती थी यज्ञ के बाद। यानी कि इस धार्मिक जीवन में यज्ञों के बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किसका महत्व दिया जाता है, इस धार्मिक जीवन में बलि का बहुत महत्व रखते थे। ठीक है, किसी भी यज्ञ में हो तो बलि का प्रयोजन होता था। ठीक है, और इस सारे ग्रंथ मिलते थे उत्तर धार्मिक जीवन में। सारी चीज़ें कहाँ से आए हैं, उपनिषद वेद से, क्योंकि उपनिषद वेद में यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आते हैं, और ऋग्वेद ये क्या है सबसे पुराना वेद है, वो इसमें नहीं आता। ठीक है, ये सारे कहाँ से मिले हैं, धार्मिक जीवन उपनिषद वेद से, उपनिषद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद में आते हैं। ठीक है, ये आज की वीडियो अपनी समाप्त हो गई है, अब अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है।